नमस्कार दोस्तों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 5 अभी तक हम लोग पढ़ा चुके हैं, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां जाकर इसको विजिट कर लीजिएगा। तो आज हम पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए पार्ट नंबर 6 को। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम ना करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है। डायलिसिस की सलाह कब दी जाती है? डायलिसिस यहां पर हमारे सामने एक टॉपिक रहने वाला है, डायलिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आने वाला है, डायलिसिस का संबंध हमारे शरीर में किस अंग से होता है? डायलिसिस को अपोहन के नाम से भी जाना जाता है। डायलिसिस को डियर स्टूडेंट अपोहन के नाम से भी जाना जाता है। और यह डायलिसिस हमारे किडनी से संबंधित एक प्रक्रिया है। किडनी के अंदर इस प्रक्रिया को किया जाता है। क्या होता है कि अगर किडनी फेल्योर की कंडीशंस में आ जाती है, जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो उस कंडीशंस के दौरान जब हमारी किडनी होती है, इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे रक्त के प्लाज्मा भाग को अच्छे से छानना। रक्त के प्लाज्मा वाले भाग को अच्छे से छानना, रक्त से जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उन्हें वहां से फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना। पर जब यह काम किडनी के द्वारा सही से नहीं किया जाए, प्रॉपर वे में न किया जाए, तो उस दौरान यहां पर डायलिसिस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं अपोहन की प्रक्रिया। और इस अपोहन की प्रक्रिया में कृत्रिम विधि से रक्त को छाना जाता है। कृत्रिम विधि से रक्त को छाना जाता है। चलिए, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। देखिए, किडनी का प्रमुख कार्य होता है विषैले पदार्थों को बाहर करना, और यही कार्य अब डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा रक्त को कृत्रिम विधि से छान कर शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक सप्ताह में यह प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 बार दोहराई जाती है। इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं, पर इस प्रक्रिया के अबाउट यहां पर आने वाले क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि डायलिसिस का संबंध किस अंग से होता है? तो डायलिसिस का संबंध है हमारे वृक्क से, यानी कि किडनी से। यह संबंधित होती है किडनी से। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि यह किस सिद्धांत पर काम करती है, कि जो डायलिसिस की प्रक्रिया है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका सिद्धांत हो जाता है विसरण सिद्धांत। विसरण यानी कि डिफ्यूजन, विसरण। जहां पर क्या होता है, अधिक सांद्रता से जल के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो विसरण या डिफ्यूजन की इस प्रोसेस में अधिक सांद्रता से अणुओं का गमन कम सांद्रता की ओर होता है, अधिक से कम की ओर होता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकल कर आएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, यहां पर एक टर्म और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। कहीं ना कहीं डायलिसिस की प्रोसेस में जो फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए, ये झिल्ली क्या होती है? अगर मैं इसका रासायनिक नाम आपको बताना चाहूं, ये लास्ट टाइम एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसे हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड अर्धपारगम्य झिल्ली का यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का केमिकल नेम हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो डायलिसिस की इस प्रक्रिया में हम किडनी से जो रक्त का फिल्ट्रेशन हो रहा था, अगर किडनी फेल हो जाती है तो यह प्रक्रिया हम कृत्रिम तरीके से अपनाते हैं, जिसे हम लोग डायलिसिस यानी कि अपोहन का नाम देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा किडनी। क्या जवाब होने वाला है? किडनी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती है? थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में स्थित होती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यहां पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, कितनी पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। इसे हम लोग पराओटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जरा ध्यान देना, पराओटू ग्रंथि किसका नाम है? पराओटू ग्रंथि नाम है पैराथायराइड ग्लैंड का। यह ग्रंथि हमारे गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे प्रेजेंट होती है। और अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो यह थायराइड ग्रंथि में यह संख्या में होती है 4। कितनी होती है संख्या में? 4 होती है। मैं आपको प्रमुख कार्य बता देता हूं कि पैराथायराइड का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखना। हमारे रक्त में कैल्शियम
कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम पराउटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करना, रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करना। जब हमारे रक्त में कैल्शियम अनियमित हो जाता है तो पैराओटो या पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करने के बाद इसे नियमित किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे हार्मोन जो निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या होने वाला है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। देखिए ये पहला हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एक और हार्मोन का मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और इस हार्मोन का नाम है डियर स्टूडेंट कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखिए कैल्सीटोनिन हार्मोन कैल्शियम से संबंधित हार्मोन है, और इस हार्मोन का प्रमुख काम होता है कि जब हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उस वक्त उसे कम करने के लिए कैल्सीटोनिन निकलता है, कि अधिक मात्रा को कम करने के लिए कैल्सीटोनिन का स्राव होता है जो बहुत ही प्रमुख है। देखिए यहां का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि हमारे शरीर में बनने वाली पथरी का रासायनिक नाम क्या होता है। शरीर में जो स्टोन बनते हैं, पथरी बनती है, इस पथरी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है कि पैराथायराइड की संख्या यहां पर होने वाली है 4। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही होने वाला है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यहां पर है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक यानी कि कैनाइन दांत होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं, कैनाइन टीथ के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारे शरीर के अंदर अगर हम दांतों को थोड़ा सा देखें, दांतों का जो अध्ययन होता है हमारे शरीर में ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है डियर स्टूडेंट। तो दांतों का अध्ययन है। आगे हम बढ़ेंगे, अगर हम दांतों की बात करें तो दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम प्लस फास्फोरस का कंपोजिशन होता है, और दांतों के ऊपर जैसे जो टीथ होते हैं हमारे, इन दांतों के ऊपर एक हार्डेस्ट मटेरियल का आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे, इनेमल के नाम से। इनेमल की अगर मैं बात करें तो यह जो इनेमल होता है, यह इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, कठोर पदार्थ माना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम्स में यहां से पूछा जा सकता है कि दांतों के इनेमल किसके बने होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो दांतों के इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं, दांतों के इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट के मिलकर बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि मुंह का पीएच मान किससे कम होने पर दांतों के जो इनेमल है वो नष्ट हो सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के जो इनेमल होते हैं वो संक्षारित हो जाते हैं। तो इनेमल के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको क्लियर होगी। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो ओडोंटोलॉजी है दांतों का अध्ययन है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हमारे जो दांत होते हैं ये कंकाल का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसका एक पार्ट नहीं माने जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा हमारे अंदर प्रमुख रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है कैनाइन टीथ, यानी कि सबसे नंबर पर 1 पर आ जाएगा कैनाइन टीथ, यानी नंबर 1 पर आ जाएगा कैनाइन, यानी यहां आ जाएगा कृंतक, कृंतक। इसके बाद में आ जाएगा इंसाइजर, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसाइजर। दूसरे नंबर पर आ जाता है रदनक दांत, और रदनक को हम लोग बोलेंगे कैनाइन टीथ। और अगले नंबर पर आ जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी कि अग्रचर्वणक दांत, अग्रचर्वणक टीथ। और अग्रचर्वणक के बाद में प्रीमोलर, इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। और नंबर 4 पर आ जाता है चर्वणक दांत, चर्वणक दांत जिसे हम लोग मोलर टीथ के नाम से, जिसे हम लोग मोलर टीथ के नाम से जानते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर दांतों की कुल संख्या 32 होती है, 32 होती है, जिसमें कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक दांतों को विभाजित किया गया है। यहां पर रदनक दांतों की संख्या पूछी है, तो रदनक दांत हमारे अंदर
टोटल होंगे 4। कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? 4 टीथ हमारे अंदर कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाथी के दांत होते हैं बाहर दिखने वाले, ये हाथी के दांतों का कौन सा प्रकार का दांत हमें बाहर दिखाई देता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां का इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कि जो हाथी दांत होता है उसका हमें ऊपरी रदनक भाग जो है वो दिखाई देता है, ऊपरी रदनक दांत हमें दिखाई देता है। तो आपको यह जानकारी क्लियर हुई होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है यहां पर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड जो हमारे अंदर ऑर्गन होता है उसके बारे में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा यहां पर यकृत यानी कि लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथि। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो लिवर होता है वो जंतुओं के अंदर, लगभग सभी जंतुओं के अंदर भोज्य पदार्थों को स्टोरेज करने का काम करता है। किस रूप में? तो यह रूप माना जाएगा ग्लाइकोजन। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी जंतुओं में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कहां होता है? यह यकृत में होता है। यकृत का प्रमुख काम हो जाएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। पित्तरस का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। देखिए, अब अलग अलग जीवों में, अलग अलग पौधों में भोजन को संग्रह करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग रूपों में किया जाता है। अगर क्वेश्चन यहां पर आता है कि पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर होने वाला है स्टार्च। पौधों में स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है। पौधों में भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि शैवालों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, जो एल्गीज होती है, एल्गी में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होने वाला है, तो शैवालों में भी स्टार्च के फॉर्म में भोजन संग्रह होता है, स्टार्च के फॉर्म में भोजन संग्रह होता है। अगर हम लोग कवक की बात करें यानी फंगस की बात करें, तो फंगस में जो भोजन का संग्रह है वो ग्लाइकोजन के रूप में होने वाला है। ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कवकों के अंदर भोजन संग्रहित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है हमारे अंदर लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह होता है। जब शरीर को आवश्यकता होती है यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली के किस हिस्से में शुरू होता है? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है सभी एग्जाम्स के लिए। तो पाचन की इस प्रक्रिया में आहार नाल के किस हिस्से में इसका प्रारंभिक चरण शुरू माना जाता है? तो अगर हम लोग पाचन के प्रमुख चरणों की बात करें तो डियर स्टूडेंट, प्रमुख 5 चरणों में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। चरण यहां पर पहला होता है कि यहां पहली जो प्रक्रिया होती है जिसे जहां भोजन शुरू होता है इसे हम लोग कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा यानी इसके ये भाग माने जाते हैं, इसके भाग माने जाएंगे, पाचन के प्रमुख भाग होंगे। तो पहला भाग यहां पर होगा मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा से खाना कहां प्रवेश करेगा? मुख गुहा से खाना प्रवेश करता है ग्रास नली के अंदर। इनके बीच में फेरिंग्स, लेरिंग्स छोटे छोटे पार्ट आते हैं। यहां पर सीधा ग्रास नली हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसोफेगस। पार्ट नंबर 3 जहां खाना गुजरेगा और यह भाग है हमारे शरीर का आमाशय वाला भाग, पैंक्रियाज। आमाशय वाला भाग यानी इसे हम लोग स्टोमक कहेंगे। नंबर 4 पर जो भाग आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इसे हम लोग कहेंगे छोटी आंत। क्या कहेंगे? छोटी आंत। और इन द लास्ट 5th नंबर पर यहां पर हमारा अंतिम भाग माना जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो आहार नाल होता है उसके प्रमुख 5 भाग होते हैं, जिसका जो प्रारंभिक चरण होता है वो होता है मुख गुहा, फिर ग्रास नली, आमाशय और छोटी आंत। तो यहां क्वेश्चन हमारे पास है भोजन पाचन आहार नली के किस हिस्से में शुरू होता है? इसका सही जवाब होने वाला है बकल कैविटी यानी कि माउथ या मुख गुहा। देखिए, मुख गुहा के अंदर पाचन की प्रमुख क्रियाएं होती है। यहां एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि हमारे भोजन में यहां पर टाइलिन नामक एंजाइम मिल जाता है। क्या मिल जाता है डियर स्टूडेंट? हमारे भोजन में यहां पर
टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है, टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है जिसे हम लोग सलाइवा या लार कहते हैं। कौन सी ग्रंथि से टाइलिन निकलता है? तो डियर स्टूडेंट, इस ग्रंथि का नाम है हमारे सामने पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि, जिसे हम लोग लार ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, टाइलिन भोजन के अंदर मिल जाता है, तो टाइलिन भोजन के अंदर मिलने के बाद में यह पाचन करता है स्टार्च का, कि सर्वप्रथम मुख गुहा में स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है ना। टाइलिन की उपस्थिति में स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है, यह प्रमुख कार्य होता है टाइलिन का। तो सर्वप्रथम मुख गुहा में भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि अगर भोजन में दांतों से भोजन को चबा लिया जाए और जब उसके अंदर टाइलिन नामक लार मिला दी जाती है, तो भोजन के इस रूप को हम क्या कहेंगे? भोजन के इस रूप को हम क्या कहेंगे? देखिए, भोजन के अलग अलग रूप होते हैं। एक रूप मैं आपको बताने वाला हूं, भोजन का बोलस फॉर्म, यानी फूड का बोलस फॉर्म, या जो बोलस होता है वो किसे कहते हैं? तो खाने के अंदर जब उसे दांतों के द्वारा छोटे पीसेस में तोड़कर जब इसके अंदर टाइलिन नामक लार मिला दी जाती है, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलस कहते हैं, यानी टाइलिन मिला हुआ खाना। टाइलिन मिला हुआ खाना क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, काइम कौन सा भाग होता है? काइम, भोजन का काइम रूप कहां पर पाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा भोजन आमाशय में चला जाता है, स्टोमक के अंदर चला जाता है, तो वहां पर एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मिलने के बाद में जो भोजन होगा वो कौन सा रूप धारण कर लेगा? काइम नामक रूप धारण कर लेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि भोजन आमाशय में काइम के रूप में रहता है। भोजन आमाशय में काइम के रूप रहता है, क्योंकि इसके अंदर HCl मिल जाता है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, मसल से क्वेश्चन है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर मॉसेटर की मांसपेशियां होती है, और वह कहां स्थित होती है? देखिए, मांसपेशियों में अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां पाई जाती है, जिनका अध्ययन करना मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जिनका अध्ययन करना मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम लोग सार्कोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। इन्हें हम लोग सार्कोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वह कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी हमारे अंदर प्रेजेंट होगी ग्लूटेअस मैक्सिमस। ग्लूटेअस मैक्सिमस नामक जो मांसपेशी है वह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस नामक मांसपेशी होती है। स्टेपिडियस नामक मांसपेशी जो हमारे कानों में स्टेपिस बोन के पास पाई जाती है, स्टेपिडियस। आगे यह भी आ सकता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, यह पूछा जा सकता है। तो सबसे लंबी मांसपेशी मानी जाती है सार्टोरियस। क्या होगा डियर स्टूडेंट? सार्टोरियस नाम की मांसपेशी जो सबसे लंबी मांसपेशी मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होगा, तो सबसे मजबूत मांसपेशी में हमारे जो मसल्स आती है, यानी कि हमारा निचला जबड़ा, जिसे हम लोग मैंडिबुलर के नाम से या फिर हम लोग इसे मॉसेटर के नाम से भी जान सकते हैं। मॉसेटर या मैंडिबुलर, मैं ये दोनों नाम यहां पर लिख रहा हूं, मॉसेटर या फिर मैंडिबुलर। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सामने था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है जो, यानी कि जबड़ा। जबड़े में हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग मूव करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसे अक्सर प्राणी जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है? किसे हम लोग प्राणी जगत का उभयचर के नाम से जान सकते हैं? देखिए, प्लांट क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है और हर एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों ने अलग अलग प्लांट क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्लांट्स को डिस्कस किया था कि अगर प्लांट क्लासिफिकेशन का हम लोग डिस्कशन करें तो यहां दो प्रकार के प्लांट होते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है डियर स्टूडेंट फेनेरोगेम्स।
एक होता है फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। इन पौधों को हम लोग अपुष्पी पादप के नाम से जानते हैं और इन पौधों को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादप के नाम से जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्रिप्टोगेम्स आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हम लोग करेंगे। पहला भाग इसका हो जाता है थैलोफाइटा। क्या हो जाता है? थैलोफाइटा। दूसरा भाग यहां पर आ जाएगा, जो दूसरे नंबर के प्लांट होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइटा प्लांट या ब्रायोफाइट्स। और यहां का सबसे अंतिम जो पौधा है, थर्ड नंबर का ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा थैलोफाइटा जो प्लांट होते हैं ये थैलस बॉडी होते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती अलग अलग विभेदित नहीं होता, यानी इनका जो बॉडी होता है वो नॉन डिफरेंशिएट होता है। जड़ तना पत्ती में अलग अलग विभेदित शरीर इनका नहीं पाया जाता। आगे हम लोग बात करेंगे, जितने भी शैवाल है, कवक है, बैक्टीरिया, वो सभी थैलोफाइटा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। शैवाल, लाइकेन, कवक, इन सभी को यहां पर शामिल किया गया है। अगर हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये वो पादप माने जाते हैं जो जल में और थल में दोनों में पाए गए, है ना। पादप समुदाय के वो प्लांट जो जल और थल दोनों में पाए गए, और जल व थल दोनों में पाए जाने वाले पौधों को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा वह पादप माने जाएंगे जिन्हें हम लोग पादप जगत का उभयचर भी कहेंगे। देखिए, टेरिडोफाइटा से भी क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहेंगे? तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप के नाम से जानते हैं। पादप जगत का सरीसृप यानी कि रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, कि इनके जो पौधे होते हैं वो सरीसृप के नाम से जाने जाते हैं। पादप जगत का सरीसृप, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहेंगे? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास में होने वाला है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग उभयचर के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित प्रजाति को यहां पर हमारे पास पहचानना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, मोनेरा, एनिमेलिया और फंजाई और एक होता है प्रोटिस्टा। इन चारों को मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम लोग क्लासिफिकेशन को कवर करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने 5 जगत वर्गीकरण को पढ़ा है। 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं कि 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं R.H. विटेकर साहब। R.H. विटेकर साहब, R.H. विटेकर को हम 5 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक के नाम से जानते हैं। 1969 में 5 जगत वर्गीकरण को दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा। ये 5 जगत कौन कौन से थे? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इन 5 जगतों में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनेरा को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? मोनेरा को सबसे पहला जगत माना गया। नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें तो यहां जो जगत आ जाता है इसे हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम। नंबर 3 पर यहां पर आने वाला है कवक, यानी कि जितने भी फंगस है उनको हमने यहां पर शामिल किया है। नंबर 4 पर यहां पर प्लांटी किंगडम आ जाएगा, यानी कि प्लांट या पादप, पादप समुदाय या पादप जगत। और यहां नंबर 5 पर आने वाला है जंतु जगत। R.H. विटेकर साहब ने कुल समुदाय को 5 जगत में वर्गीकृत किया, और ये 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अगर हम सेल की बात करें, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर के जो प्लांट माने गए या फिर आप एनिमल को रखा गया, वो कहां रखा गया? मोनेरा के अंदर। आपको मैं यहां जानकारी देना चाहूंगा कि सभी जीवाणु को मोनेरा के अंदर ही शामिल किया गया है। जीवाणुओं का जो समूह है वो मोनेरा समूह है। और सभी जीवाणु क्या होते हैं? इस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, यानी कि ये एक कोशिकी जीव होते हैं। इन्हें हम लोग एक कोशिकी प्लस प्रोकैरियोटिक एनिमल के नाम से जान सकते हैं। एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक,
एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कौन होंगे? तो ये मोनेरा हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा की, तो इनका डेवलपमेंट मोनेरा से थोड़ा सा बेहतर है, यानी इन्हें हम लोग एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एनिमल के नाम से जानते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एनिमल के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है एक सुकेंद्रिक कोशिका जिसके अंदर प्रॉपर वे में न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा को हम लोग कहेंगे। अगर हम लोग कवक की बात करें तो कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय, सभी कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक माने जाते हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक माने जाते हैं और पादप और जंतु समुदाय में इन दोनों को भी हम लोग बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक के अंदर शामिल करेंगे। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक के अंदर शामिल करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्लासेस में इन्हें डिटेल समझेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो यहां सही आंसर होने वाला है कि किस प्रजाति में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हमारे पास होने वाला है डियर स्टूडेंट मोनेरा। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? मोनेरा। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जो एक कोशिकी के साथ होती है, तो उनमें सभी मोनेरा के जीव आते हैं और इन मोनेरा के जीवों को हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। तो सभी जीवाणु को हम लोगों ने कहां सम्मिलित किया है? तो सभी जीवाणु को हम लोगों ने मोनेरा के अंदर शामिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है? देखिए जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहां पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है, यानी तनाव की स्थिति को कम करता है। तो तनाव की स्थिति को कम करने वाला हार्मोन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए हमारे अंदर क्या होता है, जब हमारी धमनियों में रक्त का जो दबाव है वो उच्च होता है तो इसे हम लोग कहते हैं रक्तचाप। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। हमारे अंदर सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 120 यह इसका एक डाटा है जो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 120/80 होता है mmHg। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हमारे रक्त के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से जो तनाव है या जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। तो दो हार्मोन मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं जिनकी वजह से यह क्रियाएं होती है ना। यहां एक हो जाएगा हिस्टामिन, हिस्टामिन नाम का हार्मोन, हिस्टामिन नाम का हार्मोन। और नंबर 2 पर होता है डियर स्टूडेंट सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन नाम का हार्मोन, एक होता है हिस्टामिन हार्मोन और एक होता है सेरोटोनिन। तो अगर तनाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है, हमें यहां पर इन दोनों क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो हमारे सभी ऑप्शन में यहां पर सेरोटोनिन दे के रखा गया है। सेरोटोनिन की वजह से जो रक्त का तनाव है, तनाव की स्थिति है, वो कम की जा सकती है। तो इस बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां इसका सही आंसर होने वाला है हमारे अंदर सेरोटोनिन। अगर हम लोग डिस्कशन करें टेस्टोस्टेरोन का, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में पुरुष योचित गुणों को पैदा करता है, पुरुष योचित गुणों को पैदा करता है। पुरुष योचित गुण सारे किससे पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। कैल्सिटोनिन हार्मोन मैंने आपसे कहा था कि यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है कैल्सिटोनिन। यह हमारे रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। जब अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो उसकी मात्रा को कम करेगा कैल्सिटोनिन। और एक हार्मोन जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहां पर, मेलाटोनिन हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिस ग्रंथि का नाम होता है पिनियल ग्रंथि, पिनियल नामक ग्रंथि। देखिए पिनियल नामक ग्रंथि हम इसे हमारी तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, थर्ड आई, तीसरी आंख, पिनियल ग्लैंड। बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है, 0.2 ग्राम वजनी यह ग्रंथि होती है और यह पिनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स इस हार्मोन का नाम होने वाला है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का प्रमुख काम होता है, इस ग्रंथि को हम लोग बायोलॉजिकल वॉच के नाम से भी जानते हैं, यानी हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जैविक घड़ी शरीर की कही जाएगी पिनियल ग्लैंड, जैविक घड़ी।
बायोलॉजिकल वॉच हम लोग इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मेलाटोनिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि हमारे अंदर सोने और जागने का जो चक्र होता है, सोने व जागने का चक्र होता है, वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो यही वो हार्मोन है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, जिससे सोने और जागने का एक जो क्रम है वो निर्धारित किया गया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर आप लोगों से डिस्कस किए हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेरोटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे बीच में। यहां पर दिया गया है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड किसके लिए फेमस है या किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपने इनका नाम सुना ही होगा कि जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है, क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्रिश्चियन बर्नार्ड किससे संबंधित है। देखिए डियर स्टूडेंट, विश्व में सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने करवाया था, कि सफल हृदय प्रत्यारोपण करवाया गया था किनके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। यानी सफल हृदय प्रत्यारोपण, सफल हृदय प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि पहला सक्सेसफुल जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, और उन्हीं का ये क्वेश्चन है। तो इसके हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है लघुगणक की पहले प्रकाशन तालिका के लिए, तो यहां ये हमारा रॉन्ग आंसर होने वाला है। दुनिया का दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण इनके द्वारा करवाया गया। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है हमारे बीच में ऑप्शन नंबर बी। अगला यहां पर दिया गया दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो हमारा ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल सही होने वाला है। तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चलिए, अगर भारतीय वैज्ञानिक का नाम यहां पर पूछा जाए कि भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो हृदय प्रत्यारोपण के बारे में फेमस है और जाने जाते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल वह भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण को किया था। तो इनका नाम आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस श्रृंखला में भी है। सभी श्रृंखलाओं में आने वाली सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं को हम लोगों ने यहां शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान का एक महान प्रतिमान नहीं है? बायोलॉजी से संबंधित प्रतिमान यहां पर जो नहीं है उसका चुनाव हमें करना है। चलिए, ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर देके रखा गया है कि मेंडल का आनुवांशिकता का नियम। मेंडल का आनुवांशिकता का नियम, देखिए जेनेटिक्स में यानी आनुवांशिकी में मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन माने जाएंगे? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। तो यह जो प्रतिमान है यह बायोलॉजी से संबंधित है, हमारा यह ऑप्शन नहीं होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग भौतिक शास्त्र में या फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो आर्किमिडीज है इनके द्वारा तैरने से संबंधित नियम दिए थे। तैरने से संबंधित जो नियम है वह आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए थे और इन्हीं के सिद्धांतों से ये तैरने के जो नियम है वो यहां पर आए थे। जैसे उत्प्लावन बल होता है पानी में, एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है जो हर एक वस्तु को ऊपर की ओर यहां पर मूव करेगा। तो यह हो जाएगा एक फिजिक्स का प्रतिमान जो बायोलॉजी से संबंध नहीं रखता। और यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी और डी है, जैसे डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत जो है जैव रसायन की स्थापना, ये हमारे बायोलॉजी से संबंधित प्रतिमान है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो फिजिक्स का एक प्रतिमान माना जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह बन जाती है? गठिया जिसे हम लोग गाउट के नाम से भी जानते हैं, गाउट नामक रोग या गाउट रोग। गाउट रोग क्या होता है, गठिया रोग किसे कहते हैं? तो किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का प्रमुख कारण होती है? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गठिया से संबंधित पदार्थ हैं जिसके ज्यादा एकत्रीकरण से हमारे अंदर गठिया नामक रोग हो जाता है, और इसका नाम है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड के जमाव हो जाने के कारण या एकत्रित हो जाने के कारण हमारे अंदर गठिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूरिक एसिड। सही जवाब क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट? यूरिक एसिड। हमारे शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण व्यक्ति के अंदर थकान की स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति क्यों थकता है, इंसान क्यों थकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के कारण। तो यहां इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है यूरिक एसिड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर क्वेश्चन है, रेशम की प्राप्ति यानी कि जो सिल्क होता है उसकी प्राप्ति किस प्रकार के जीव से की जा सकती है। देखिए रेशम के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़ा होगा। यहां हमारे पास एक ब्रांच होती है सेरीकल्चर नाम की शाखा, है ना। बायोलॉजी में महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत यह शाखा आती है। काफी टाइम ये एग्जाम में आ चुकी है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट यहां सेरीकल्चर में रेशम के कीट का पालन किया जाता है, यानी रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट का पालन किया जाता है। यहां से आपको एक बात स्पष्ट होगी कि जो सिल्क होता है, जिस सिल्क होता है वो एक कीट के द्वारा प्राप्त होता है, एक कीट के द्वारा। चलिए इस कीट के बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूं। सहतूत के पौधे पर यह कीट पाया जाता है। इसका नाम है बॉम्बेक्स मोराई नाम का कीट। बॉम्बेक्स मोराई नाम का कीट जो हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन में आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है ना। सभी इंसेक्ट्स को या सभी कीटों को आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बॉम्बेक्स मोराई वह कीट है जिससे सिल्क वॉर्म, जिसे हम लोग सिल्क वॉर्म के नाम से जानते हैं, और यह सहतूत के पौधे पर या जो सहतूत का पौधा होता है उसके ऊपर यह अपना पोषण करता है, पाया जाता है, और रेशम का उत्पादन इसी से किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट का पालन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका सही जवाब होने वाला है रेशम की प्राप्ति एक कीट के द्वारा होगी, एक कीट के द्वारा होगी। इसका सही आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे बीच में। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कवक नहीं है? कि यहां जो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं इनमें से आपको वह ऑप्शन चुनना है जो फंगस का एग्जाम्पल नहीं है। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं एगेरिक्स। सेकंड इसमें ऑप्शन देके रखा है पेनिसिलिन। अगला है यहां पर गोनियोलेक्स, और एक हो जाएगा स्पर्जिलस। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 जगत वर्गीकरण में आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोटिस्टा जगत बनाया था, जिसके अंदर आने वाले जीव एक कोशिकी और यूकैरियोटिक माने जाते हैं। एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव इसके अंदर शामिल है। अब यहां पर इस प्रोटिस्टा के अंदर एक अलग ग्रुप होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट। क्या कहते हैं? डायनोफ्लैजिलेट नामक ग्रुप, डायनोफ्लैजिलेट। और इसी डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत आता है गोनियोलेक्स। क्या आता है डियर स्टूडेंट? गोनियोलेक्स। ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं और यह जैसे पानी में अलग अलग रंग निर्धारण का काम भी करते हैं। तो गोनियोलेक्स एक प्रकार के डायनोफ्लैजिलेट माने जाते हैं, और डायनोफ्लैजिलेट का जो संबंध है वो प्रोटिस्टा जगत से है। इसके अलावा जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, एगेरिक्स जो है यह एक प्रकार का कवक माना जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई का निर्माण किया गया था, ध्यान रखिएगा, तो यह भी एक कवक है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जिस कवक के कारण दमा नामक रोग होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहां सही जवाब हमारे पास होने वाला है गोनियोलेक्स, और गोनियोलेक्स एक प्रकार का डायनोफ्लैजिलेट माना जाता है। इसे आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लें। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। एसएससी सीपीओ इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों का क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर विकास क्या कहलाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जब हम मिट्टी के अंदर किसी प्रकार के बीज को डालते हैं तो इस बीज के अंदर अंकुरण की प्रोसेस होने के बाद इस बीज के 2 भाग जाते हैं। एक भाग जो भूमि की तरफ मूव करेगा और एक भाग जो प्रकाश की तरफ मूव करेगा। भूमि की तरफ जाने वाले इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? तो भूमि की तरफ इस भाग को हम लोग कहते हैं मूलांकुर। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? मूलांकुर। और यह होता है प्रांकुर वाला भाग,
प्रांकुल वाला भाग, है ना, ये हो जाएगा रेडिकल पार्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे प्लूमुल पार्ट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट, यहां से बीज के अंदर से दो भाग निकले, और यह भाग एक मूलांकुर कहलाया और एक प्रांकुर कहलाया। मूलांकुर की गति हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में, और ये जो प्रांकुर वाला भाग होता है हमेशा सूर्य की दिशा में ही गति करता है। तो जो भाग सूर्य की दिशा में हम लोग गति करें, सूर्य की दिशा में, तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन की क्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन की क्रिया। प्रकाशानुवर्तन की क्रिया यानी कि फोटोट्रोपिज्म के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। फोटोट्रोपिज्म, और एक टर्म होता है जियोट्रोपिज्म। तो जब प्रांकुर वाला भाग है जो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, इसका मतलब यह भाग प्रकाशानुवर्ती भाग होगा, प्रकाशानुवर्ती भाग होगा जो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है। और जो भाग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति कर रहा है, इस वाले भाग को हम लोग जियोट्रोपिज्म, यानी कि इस भाग का नाम हो जाएगा गुरुत्वानुवर्ती भाग। गुरुत्वानुवर्ती भाग, जियोट्रोपिज्म पार्ट। अगर क्वेश्चन यहां से आता है कि जो तना होता है तना यह प्रांकुर से ही विकसित भाग होता है, तो यह तना क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो यह पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखना है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये दो टर्म यहां से पूछे जा सकते हैं, है ना, ये दो टर्म यहां से पूछे जा सकते हैं। एक आता है यहां पर अगर जड़ पूछा जाए तो ये जड़े क्या हो जाएगी? तो ये जड़े नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के नाम से जानेगी, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समस्त जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड की है कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। तो इसका सही जवाब गुरुत्वाकर्षण यहां पर दिया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हो जाएगा हमारे पास में जियोट्रोपिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस श्रृंखला में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनका फायदा आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन है हमारे सामने, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यानी मोर का वैज्ञानिक नाम हमें बताना है ना। कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति में अलग अलग जीवों के नाम रखे गए थे, जिन्हें दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग उनका वंश कहलाएगा और दूसरा भाग होगा उनका जाति कहलाएगा। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है डियर स्टूडेंट, वो होगा पावोक्रिस्टेसिस। पावोक्रिस्टेसिस नाम जो है वो मोर का नाम है, यह वंश और यह जाति। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वहां हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही आंसर होने वाला है, पावोक्रिस्टेसिस, जो किसका नाम है? मयूर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17 हमारे सामने। क्वेश्चन यहां पर 17 है, मधुमेह एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में रक्त का स्तर बेहद ऊंचा हो जाता है। डायबिटीज जो होती है, इसमें व्यक्ति के रक्त के अंदर किसकी अधिकता हो जाती है? तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं मधुमेह नामक रोग, यानी कि डायबिटीज। और यह रोग होता किसके कारण है? तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अग्नाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन नामक हार्मोन। और यह इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है? हमारे रक्त के अंदर शर्करा के स्तर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो इंसुलिन का नाम आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो ग्लूकोज यहां पर हमारा सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, कि मधुमेह नामक जो रोग है वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर का बड़ा होना कहलाता है। देखिए सामान्यतः यह स्तर कितना होता है? तो 90 to 100, है ना, 90 to 100 इसका लेवल होगा। यानी कि यहां 90 to 100 अगर लेवल है तो वह सामान्य माना जाएगा, और अगर इससे बड़ा हुआ मिलता है तो उसे हम लोग मधुमेह रोग के नाम से जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? यानी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
मेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी नर हिस्सा पुष्प का। तो पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं डियर स्टूडेंट। अगर हम लोग डिस्कस करें तो पुष्प के इन भागों में हम लोग लेंगे, ये वाला भाग है थैलेमस, यानी कि इसको हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं, जहां पर पुष्प प्रेजेंट होता है। यहां पर कैलिक्स, करोला, और यहां एक भाग हो जाता है जिसे हम लोग नर भाग के नाम से जानते हैं। आगे इसको और भी मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। यह है नर भाग, और यहां होता है इसका फीमेल पार्ट पुष्प का, जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मेल पार्ट होते हैं, यहां हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्टिग्मा, स्टैमिन, पिस्टिल और स्टाइल। तो डियर मैं बताना चाहूंगा, यहां जो स्टिग्मा, पिस्टिल और जो स्टाइल होता है, ये हमारे फीमेल पार्ट के ही भाग होते हैं, और स्टिग्मा, स्टाइल यहां पर भाग माने जाते हैं किसके? मादा भाग के। ये मादा भाग होता है। और नर भाग, जो पुष्प का नर भाग होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट या जो तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम लोग पुमंग के नाम से जानते हैं, पुमंग, पुमंग, है ना। तो स्टेमिन जो होगा वो हमारा यहां पर सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल है? देखिए, एक लिविंग सेल है। जब लिविंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और नाभिक दोनों को सम्मिलित किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट, एक कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर इसके बीच में केंद्रक होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में। इस केंद्रक के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिल सकता है, और इसके आसपास यहां पर एक लिक्विड फ्लूइड होगा जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, यानी कि कोशिका द्रव। पर यह कोशिका द्रव इस केंद्रक के अंदर सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग जिसे हम लोग केंद्र की झिल्ली के नाम से जानते हैं, केंद्र की झिल्ली, केंद्र की झिल्ली। इस झिल्ली का नाम हो जाएगा केंद्र की झिल्ली। तो केंद्र की झिल्ली के द्वारा यह पृथक कर दिए जाते हैं, पृथक कर दिए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा, जिसे हम लोग केंद्र की द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो जब यह न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका का यह कोशिका द्रव, देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोशिका के कोशिका द्रव के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्र की द्रव को सम्मिलित कर लिया जाए, केंद्र की द्रव को सम्मिलित कर लिया जाए, तो इन दोनों का कंबाइन फॉर्म कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का, यानी कि इसके अंदर कोशिका द्रव को भी शामिल किया गया और केंद्र की द्रव को भी शामिल किया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को मैं टारगेट करूंगा कि जो जीव द्रव्य होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज 1835 में जुआर्डिन नाम के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा की गई थी, जुआर्डिन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जीव द्रव्य सिद्धांत है, जीव द्रव्य का सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो 1861 में सुल्जे नामक वैज्ञानिक है, जिनके द्वारा प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया गया है। और प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नामकरण किसने किया, प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही जवाब होने वाला है पुरकिंजे। क्या जवाब होने वाला है डियर स्टूडेंट? पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक। देखिए, खोज की 1835 में जुआर्डिन के द्वारा, यह सिद्धांत दिया गया था 1861 में सुल्जे के द्वारा, और नामकरण किया गया इसका पुरकिंजे के द्वारा, और यह है प्रोटोप्लाज्म। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही जवाब हमारे सामने होने वाला है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी, कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों को सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। तो अंतिम क्वेश्चन है, कर्णपट या कान का पर्दा के दृश्य की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने कि जब हमारे कान के पर्दे में या फिर सुनने संबंधी, श्रवण संबंधित कोई समस्या या विकार उत्पन्न होता है, तो उसे चेक करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यह क्वेश्चन है। तो यहां ऑप्शन हमारे पास में देके रखा है फोनोग्राफ्स। क्या देके रखा है? फोनोग्राफ्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोनोग्राफ्स होता है, ये ऑडियो रिकॉर्डर होता है, ऑडियो रिकॉर्डर होता है। इसका संबंध हमारे कान से नहीं होगा, यानी ध्वनि को क्या करना? रिकॉर्ड करना। ध्वनि को रिकॉर्ड करने का काम जो होता है वो किसका होता है? फोनोग्राफ्स का होता है। अगर हम लोग पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है, जिसे हम लोग पॉलीग्राफ का
के नाम से जानते हैं। यहां देखिए रखा है एक ऑप्टोमीटर। ऑप्टोमीटर जो है ये हमारे नेत्र संबंधित रोगों की पहचान के लिए है, यानी कि यह नेत्र से संबंधित होगा। और हमारे पास अंतिम ऑप्शन बचता है जिसका नाम है ऑटोस्कोप। इसी ऑटोस्कोप के द्वारा कान के विकार, यानी कि जो कान के पर्दे में कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं या फिर कुछ विकृति आ जाती है, तो उनका पता लगाने के लिए हम लोग ऑटोस्कोप नामक एक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैंने एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए हैं, इन्हें अपने नोट्स में आप लिखते चले। तो आज की इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों ने देख लिया। आज ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इस हर श्रृंखला में हम लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में आप इन्वॉल्व करें और इन्हें समय समय पर पढ़ते चलें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लासेस में। जय हिंद।